26 जुलाई 2025 की सुबह की यह बात है। एक पति अपनी दुकान पर जाने से पहले अपनी पत्नी से कहता है, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो आज तुम्हारे मायके चलें। दरअसल तीज का त्यौहार है और तुम अपने परिवार वालों से मिलकर आ जाना। पत्नी कहती है कि मेरा मन नहीं कर रहा है। पति कहता है, कोई बात नहीं, मैं अपनी जाकर दुकान खोल लेता हूँ। पति दुकान खोलता है, दुकान पर पूरा दिन रहता है। शाम को जब वापस लौट कर आता है तो घर पर उसकी पत्नी नहीं मिलती है। वह अपने माँ बाप बहनों से पूछता है कि सपना कहाँ है। सपना दिखाई नहीं दे रही। तभी पता चलता है कि उसके मायके से सिंधारा लेकर आया था। सिंधारा तीज त्यौहार पर आने वाला एक ऐसा कुछ सामान होता है जो नवविवाहित महिलाओं के लिए आता है, जिसमें श्रृंगार का सामान होता है। कपड़े होते हैं, मिठाइयाँ होती हैं, ज्वेलरी होती हैं, इस तरह के बहुत सारे उपहार होते हैं। इसी बीच में जो सिंधारा लेकर आता है वह सपना से कहता है कि क्या तुम मायके चलना चाहोगी। सपना एक बार भी मना नहीं करती है और अपने मायके चली जाती है। जैसे ही पति यह बात सुनता है, पति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। पति यह सोचकर बड़ा हैरान था, परेशान था कि सुबह ही तो मैंने यह बात पूछी थी, मेरे साथ जाने को तैयार नहीं होती है, लेकिन जो सिंधारा लेकर आता है उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। आखिरकार बात क्या है? यहीं से एक ऐसे कत्ल की शुरुआत होती है कि जिसका जिक्र फिर अखबारों में, सोशल मीडिया पर हर जगह होता रहता है। आज की इस कहानी के माध्यम से यह जानने की या समझने की कोशिश करते हैं कि जिस महिला की 8 महीने पहले शादी होती है, जो कि 7 महीने की प्रेग्नेंट होती है, उसका इतना भयानक रूप में कत्ल क्यों किया जाता है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम रमेश कुमार है। आज की जो सच्ची घटना है मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ का एक थाना लगता है भावनपुर, और भावनपुर का ही एक जगह लगती है कीना नगर। दरअसल कीना नगर का ही रहने वाला 28 साल का रविशंकर 2 अगस्त 2025 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास गंगानगर थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है अमेड़ा, जो कि मेरठ का ही एक थाना है। उस गांव में अपनी पत्नी को वह फ़ोन करता है। सुबह के 7 बजे के आसपास का वक्त हो रहा होता है। पत्नी से कहता है कि सपना, रात मैंने बहुत ही बुरा सपना देखा, ख्वाब देखा। मेरा मन कर रहा है तुमसे मिलने का, तुमसे बात करने का। वैसे भी तुम्हें देखे हुए कई दिन हो चुके हैं, क्या मैं तुमसे मिलने के लिए आ जाऊं? सपना ने जैसे ही यह बात सुनी, उसने कहा, यह भी कोई पूछने की बात है, आप आ जाओ। जैसे ही उसका पति रविशंकर अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, वहाँ क्योंकि उसकी जो पत्नी है वह अपनी बड़ी बहन के घर पर रुकी हुई थी, वहीं पर वो रह रही थी। तभी वह अपनी बड़ी बहन से पूछता है कि जीजा जी कहाँ हैं। वह कहती है कि जीजा तो काम पर चले गए हैं, 2 बच्चे होते हैं, वह भी काम पर चले जाते हैं। और जो उसकी बड़ी बहन है, दरअसल वो घर के काम निपटा रही होती है। इसी बीच में वो मेन द्वार को, मुख्य द्वार को, जो गेट होता है, उसको रविशंकर बंद कर देता है और अपनी पत्नी से कहता है कि चलो ऊपर वाले कमरे में चलते हैं, वहीं जाकर बैठकर बातचीत करेंगे। वो अपनी पत्नी को लेकर ऊपर वाली मंजिल पर कमरे में जाता है, बैठ जाता है और इसी बीच में कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक उपहार लेकर आया हूँ, गिफ्ट लेकर आया हूँ। वह कहती है, मैं भी देखना चाहती हूँ।
जब सपना ने देखने वाली बात कही तो रविशंकर ने कहा कि तुम नहीं, अपनी आंखें बंद करनी पड़ेगी। और तुम अपनी आंखें बंद करोगी क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक हार लेकर आया हूँ और मैं उस हार को अपने हाथों से तुम्हारे गले में पहनाना चाहता हूँ। जैसे सपना ने यह बात सुनी वह बहुत खुश हो रही थी। इसी बीच में वह आंखें बंद कर लेती है और रविशंकर अपनी पत्नी से कहता है, जब तक मैं ना कहूँ आंखें मत खोलना। पत्नी बिल्कुल आंखें बंद कर लेती है और आंखें बंद करने के बाद वह इंतज़ार करने लगती है कि कब उसके गले में वह हार सजेगा जिसको उसका पति लेके आया है। जैसे ही हार को पहनाया जा रहा था, यानी कि हार तो कोई था ही नहीं, वो अपने पास से एक धारदार हथियार निकालता है। हथियार निकालने के बाद अपनी पत्नी की गर्दन पर रेत देता है। जैसे ही पत्नी की गर्दन पर वो रेत देता है, हालांकि पत्नी को बिल्कुल भी यकीन नहीं था, विश्वास नहीं था कि उसका पति आखिरकार क्या कर रहा है। वह चीखने की कोशिश करती है। जब वह चीखने की कोशिश करती है तब उसके मुंह को भी दबा लिया जाता है और उसके बाद वो ताबड़तोड़ एक के बाद एक धारदार हथियार से वार करता रहता है। शरीर का हर हिस्सा होता है, हर हिस्से में वो कम से कम 20 से ज़्यादा वार करता है। जब उसकी पहली बार चीख निकलती है तो उन चीखों की आवाज़ उसकी बड़ी बहन ममता तक पहुंच जाती है और ममता ने जैसे ही उसके पास आने की कोशिश की तो पता चलता है कि जो मुख्य द्वार है, जो मेन गेट है, वो बंद हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में बाहर ममता चीख रही थी और उधर उसने तब तक अपनी पत्नी को मारा जब तक कि उसकी पत्नी की आखिरी सांसें थम नहीं जाती। बाहर बहुत सारे लोगों का जमघट लग जाता है। सुबह के लगभग 11 बजे के आसपास का वक्त हो चला था। इसी बीच में रविशंकर 112 नंबर पर पुलिस को फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद कहता है कि साहब, मैंने अपने पत्नी को मार दिया है। यहाँ इस जगह पर यह पूरा एड्रेस है, यहाँ पर लाश पड़ी है, आप आइए और आकर ले जाइए। जैसे ही पुलिस ने इस सूचना को सुना, पुलिस दौड़ते हुए तुरंत तत्काल प्रभाव से मौके पर पहुंच जाती है। घर पर जाकर देखती है तो बहुत सारे लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। अचानक से यूं पुलिस का आना और यह लोग जो बाहर खड़े थे वह समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार किसने पुलिस को फ़ोन किया है। तभी वो पुलिस लगातार दरवाजे को खटखटा रही थी, दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश कर रही थी, आवाज़ लगा रही थी, रविशंकर दरवाज़ा खोल दो, बाहर पुलिस तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। जैसे ही 15 मिनट से ज़्यादा का समय हो जाता है, इसी बीच में दरवाज़ा खुलता है और दरवाज़ा खुलने के बाद वह पुलिस जब अंदर पहुंचती है तो पुलिस ने जो अपनी आंखों से जिस दृश्य को देखा, पुलिस भी उस दृश्य को देखती रह जाती है। साथ ही जो ममता होती है, ममता ने अपनी बहन को जिस हालात में देखा वो भी देखती रह जाती है। एक तरफ सपना खून से लथपथ पड़ी हुई है, एक तरफ रविशंकर भी खून से लथपथ पड़ा हुआ है, क्योंकि जब वो अपनी पत्नी को मार रहा होता है तो उसका ब्लेड उसके पूरे शरीर में लग जाता है। वही पास में धारदार हथियार पड़ा हुआ था जिस हथियार से उसने अपनी पत्नी पर लगातार वार किए थे। पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और जो रविशंकर होता है उसको भी हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेने के बाद उससे पूछताछ करती है कि आखिरकार तुमने अपनी पत्नी का कत्ल क्यों किया, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। वो कहता है कि साहब, उसका नाम रविशंकर है, जो कि भावनपुर का एक इलाका है कीनानगर, वहाँ का वह रहने वाला है।
वहाँ पर किराना स्टोर के अपना दुकान चलाता है। दिसंबर 20, 2024 की यह बात है। दरअसल जब उसके लिए पता चलता है कि एक लड़की जिसका नाम सपना है, उसकी उम्र 25 साल है, उसके पास एक रिश्ता आया है। घर वाले लड़की को देखते हैं, देखते ही खुश हो जाते हैं। जब उसे उस लड़की के बारे में पता चलता है तो वह भी खुश हो जाता है। लेकिन एक बात थी जो थोड़ी अटपटी थी। दरअसल इस लड़की के जो माता पिता होते हैं वे अब से लगभग 18 साल पहले उन दोनों की मौत हो चुकी होती है। जब उनकी मौत हो जाती है तो जो उसकी होने वाली पत्नी सपना होती है वह अपनी बड़ी बहन ममता और जीजा मुन्ना के साथ रहना शुरू कर देती है और उन्होंने ही मिलकर 23 जनवरी 2025 को धूमधाम के साथ रविशंकर की और सपना की शादी तय करा दी थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब रविशंकर अपनी पत्नी से कुछ भी बात करता था तो हर वक्त उसकी ज़ुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता था, मुन्ना जीजा। जब भी बात करता था मुन्ना जीजा ने ऐसे बोला। हर छोटे से छोटा मशवरा भी हो तब भी वो अपने जीजा को फ़ोन करते थे। कोई भी घर में कुछ काम हो तब भी वह बात करती थी। जब जब रविशंकर अपनी पत्नी से बातचीत करने की कोशिश करता था तब तक वो हमेशा अपने जीजा से बात करते हुए दिखाई देती थी। इसी बीच में उसने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तुम अपने जीजा के प्रति कुछ ज़्यादा ही आकर्षित हो रही हो। अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, इसलिए थोड़ा उनसे दूरियां बनाओ तो ज़्यादा सही है। हर वक्त जब तुम उनका नाम लेती हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन यह बात सपना के जहन में, सपना के दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आती है। इसलिए अप्रैल 2025 की यह बात है। रविशंकर ने फैसला कर लिया था कि वो अपनी पत्नी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन इसी बीच में उसकी पत्नी के बारे में पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब उसकी पत्नी प्रेग्नेंट होती है तो उसके दिमाग में आता है कि अब उसका मन हमेशा अपने बच्चों में लगा रहेगा। तो जैसे जैसे उसका वक्त आगे बढ़ता है वैसे वैसे अपने बच्चे को लेकर खुश होती रहेगी। लेकिन वह अपने बच्चे को लेकर इतना खुश नहीं थी। जब देखो तब वह अपने जीजा के बारे में ही बातें करती रहती थी और यही बातें थी उसे परेशान करती थी। ऐसे में एक तारीख आती है और वह तारीख थी 26 जुलाई 2025 की सुबह की यह बात है, जब वह अपनी पत्नी से कहता है कि आज तीज का त्यौहार है, चलो तुम्हारे दीदी और तुम्हारे जीजा के घर चलते हैं, घूम के आते हैं। लेकिन जैसे ही सपना ने यह बात सुनी उसने मना कर दिया कि मुझे नहीं जाना, मेरा मन नहीं कर रहा। शाम को उसी का जीजा मुन्ना घर पर सिंधारा लेकर आ जाता है और सिंधारा जैसे लेके आता है, जो खाना पीना होना है, इसके बाद वो कहता है कि सपना क्या तुम घर चलना चाहोगी। सपना एक बार भी मना नहीं करती है और वह अपने जीजा के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। वह अपने जीजा के साथ चली जाती है। 26 जुलाई, 27 जुलाई, 28 जुलाई, 29 जुलाई और 23 जुलाई और 31 जुलाई लगातार वो अपने दीदी के यहाँ पर थे और यहाँ पर यह थोड़ा परेशान था, यह सोचकर कि आखिरकार यह सब चल क्या रहा है। जब 2 अगस्त 2025 की सुबह के 7 बजे का आसपास का वक्त हो रहा था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वह अपनी पत्नी के पास जाने का कोई बहाना ढूंढ रहा था।
तभी उसने अपनी पत्नी के पास जाने का एक बहाना ढूंढा कि रात मैंने तुम्हें एक सपने में देखा था, तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। जैसे ही पत्नी ने सुना कि ठीक है आ जाओ, वो घर जाता ज़रूर है लेकिन अपनी पत्नी का मर्डर करने के लिए, उसे हमेशा हमेशा के लिए नींद की मौत सुलाने के लिए। आखिरकार उसने अपनी पत्नी को मार डाला। 20 से ज़्यादा उस धारदार हथियार से उसके शरीर पर वार किए। अपने बच्चे को भी मारा जो उसके पेट में पल रहा था, क्योंकि सपना 7 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसे उस बच्चे को देखकर भी बिल्कुल दया नहीं आती है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में इस लड़की सपना के भाई की तहरीर के आधार पर FIR दर्ज कर ली है। उसने FIR दर्ज यह की है कि आखिरकार यह शादी के बाद से लगातार दहेज की मांग कर रहे हैं, लगातार कार की मांग कर रहे थे और हम यह सब देने में असमर्थ हो जाते हैं। इसी बात को देखते हुए इसका जो भाई होता है सोनू, उसकी तहरीर के आधार पर सास ससुर, पति और 2 ननंद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली जाती है। पुलिस ने आरोपी को घर से गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन इसी बीच में मीडिया ने उस मुन्ना से भी जानकारी जुटाने की कोशिश की कि आखिरकार इसमें कितनी सच्चाई है। रविशंकर जितना आरोप लगा रहा है, क्या यह सही है कि नहीं? इस बीच में मुन्ना कहता है कि यह जो आरोप लगाए जा रहे हैं बिल्कुल निराधार हैं। जब उसके सास ससुर खत्म होते हैं उस वक्त सपना महज 5 साल की होती है और उसे लग रहा था कि शायद इसकी देखरेख कौन करेगा, इसकी परवरिश कौन करेगा। तब वह अपने साथ लेकर आ जाता है और वह उसे लड़की को यानी कि सपना को वह ऐसे पालता है जैसे कि अपने बच्चों को पालते हैं। उसकी वो शादी भी करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, सब कुछ काम करता है, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो आरोप इस तरह से उस पर लांछन लगाए जाएंगे। उसे बहुत दुख है, तकलीफ़ है कि रविशंकर इस रिश्ते के बारे में समझ नहीं पाया जिसको उसने अपनी बेटी की तरह समझा। दरअसल वो उसे उसके साथ कुछ गलत रिश्ते के साथ जोड़ रहा था। जब इस घटनाक्रम का खुलासा होता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से जब लोगों को पता चल रहा था तो इस रिश्ते पर कई लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे थे और कह रहे थे कि जिस बालक ने, जो 7 महीने का बालक पेट में पल रहा था, उसने अभी दुनिया देखी भी नहीं थी, उसे किस बात की सज़ा मिली है। और काश उस लड़की ने अगर यह बात मान ली होती, मेरी बात सच है, पति की तो शायद कत्ल नहीं होता। इसमें 2 जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। एक बच्चा जो पेट में पल रहा था और जो पत्नी जो अब नहीं है, और पति शायद अब उसकी बाकी की ज़िंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। दोस्तों, ये घटना आपको कैसी लगी? ये सच्ची घटना, इसके बारे में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो में आप अपने सिटी का, राज्य का और गांव का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।